2011 को आप सब लोग यहां इकट्ठे हुए थे। कहते हैं आजाद भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था और उस आंदोलन ने इतना विकराल रूप ले लिया कि उस वक्त की सरकार को उस आंदोलन ने उखाड़ फेंका था। दोस्तों, आप लोगों ने उस सरकार को उखाड़ फेंका था। यह जंतर मंतर ऐतिहासिक जगह है। उस वक्त की सरकार को उखाड़ फेंका। लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, बड़े उम्मीद के साथ वोट दिया था। इतना भारी बहुमत दिया था, ये सोच के बहुमत दिया था कि अब मोदी सरकार आएगी और देश का परिवर्तन करेगी। किसानों को उम्मीद थी, युवाओं को उम्मीद थी, महिलाओं को उम्मीद थी, व्यापारियों को उम्मीद थी, उद्योगपतियों को उम्मीद थी, दलितों को उम्मीद थी, सबको उम्मीद थी कि देश बदलेगा। सब लोगों ने वोट दिया दोस्तों। लेकिन आज 5 साल के बाद यहीं इसी जंतर मंतर पे आज सब लोगों को उसी मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इकट्ठा होना पड़ रहा है। आज का यह दिन ऐतिहासिक होने वाला है। जैसे 4 अप्रैल 2011 ऐतिहासिक था, जिस आंदोलन ने उस वक्त की सरकार को उखाड़ फेंका था, आज का ये आंदोलन जंतर मंतर फिर से ऐतिहासिक होने वाला है कि अब ये मौजूदा मोदी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा। और ये एक कोइंसिडेंस है कि पार्लियामेंट के आखिरी दिन ये जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन हो रहा है, ये धरना हो रहा है। सबसे पहले मैं हमारी ममता दीदी जी को बधाई देना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने 40 सीबीआई के अफसरों को कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के घर पे भेज दिया। यह कोई मामूली बात नहीं है। पहली बात तो मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं, वेस्ट बंगाल भारत का हिस्सा है। उन्होंने जो 40 अफसर सीबीआई के भेजे थे, वो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर के घर पे नहीं भेजे थे। मोदी जी ने अपनी फोर्स भेज के पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार के ऊपर आक्रमण किया था। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर आक्रमण किया था। दोस्तों, यह कोई पश्चिम बंगाल की सरकार मोदी जी की बपौती नहीं है। पश्चिम बंगाल की सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों ने चुन के भेजा है। जिन 40 अफसरों को उन्होंने भेजा था, मोदी जी पूरे देश के अंदर एक संदेश देना चाहते थे। अगर उस दिन कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार हो जाते, पूरे देश की सारी सरकारों में, पूरे देश की सारी पुलिस फोर्स में, सारी स्टेट पुलिस में, सारे आईएएस अफसरों में यह संदेश चला जाता कि अब आपको राज्य सरकारों से डरने की जरूरत नहीं, अब केवल मोदी सरकार से डरने की जरूरत है। पूरे संघीय ढांचे के ऊपर आज ये जो हमने पीछे बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाई है, ये इसीलिए लगाई है, इन्होंने जो संविधान दिया था, इन्होंने जो जनतंत्र दिया था, इन्होंने जो फेडरल स्ट्रक्चर संघीय ढांचा दिया था कि राज्य के अंदर लोग अपनी सरकार चुनेंगे, केंद्र के अंदर अगली अलग सरकार होगी, राज्य सरकार की अपनी शक्तियां होंगी, केंद्र सरकार की अपनी शक्ति होगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने दिया था। दोस्तों, आज मोदी जी उस संविधान के चीथड़े उड़ाना चाहते हैं। आज मोदी जी इस देश के अंदर से जनतंत्र खत्म करना चाहते हैं। मैं ममता दीदी को सल्यूट करता हूं, जिस तरह से उन्होंने सीबीआई, मोदी जी के भेजे हुए सीबीआई के अफसरों को दौड़ा दौड़ा के बसों के अंदर भर भर के भेजा था। दोस्त, मैं सल्यूट करता हूं ममता दीदी को। उन्होंने उस संविधान को बचाने की कोशिश की। केवल वेस्ट बंगाल में यह नहीं हो रहा। आज से 4 साल पहले दिल्ली के लोगों ने अपनी एक सरकार चुनी थी दिल्ली के अंदर।
70 में से 67 सीट दी थी दिल्ली के लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने अपनी एक सरकार चुनी, कांग्रेस को 0, भारतीय जनता पार्टी को 3, दोनों पार्टियों को मार के भगाया था और दिल्ली की जनता ने अपनी एक नई सरकार चुनी थी 70 में से 67 सीट देके। याद करो, उसके पहले हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, भ्रष्टाचार खत्म हो गया था दोस्तों। 49 दिन के अंदर ट्रैफिक पुलिस वालों ने पैसे मांगने बंद कर दिए थे, सरकारी दफ्तरों के अंदर पैसे मांगने बंद कर दिए थे। हम लोगों ने कहा था अगर कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेना और रिकॉर्डिंग करके मेरे पास ले आना। कोई पैसे मांगता था, लोग कहते थे फोन निकालूं। जनता के पास एक बहुत बड़ा अधिकार आ गया था। उस एंटी करप्शन ब्रांच से डर के हमने एंटी करप्शन ब्रांच के जरिए इस देश के बड़े बड़े लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी सरकार बनने के बाद 4 महीने के अंदर एंटी करप्शन ब्रांच पे पैरामिलिट्री फोर्स भेज के, देश की आर्मी भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया। आज 4 साल से उस एंटी करप्शन ब्रांच पे कब्जा करके बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा नहीं था, ये दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमला था। यह दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर आक्रमण था। यह दिल्ली की जनता का अपमान था, यह आप लोगों का अपमान था दोस्तों। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली इस देश की राजधानी है। आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं है, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आज दिल्ली पे आक्रमण करने की कौन सपना देखता है कि दिल्ली पे आक्रमण करूं? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपना देखता है दिल्ली पे आक्रमण करूं। आज कौन सपना देखता है कि कलकत्ता पे आक्रमण करूं? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सपना देखता है कि कलकत्ता पे आक्रमण करूं। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने हमारी दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच की बिल्डिंग पे कब्जा कर रखा है। अगर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता ना तो आपको बताते कि हमारे सीने के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी खून अभी गर्म है। ये तो आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं प्रधानमंत्री होते हुए। इस तरह से आप अपने देश के लोगों से बदला मत लीजिए। दोस्तों, अभी चारों तरफ राफेल की चर्चा चल रही है। सब लोग जानते हैं 600 करोड़ का जहाज इन्होंने 1600 करोड़ के अंदर खरीदा। हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा अखबार है हिंदू, उसके एक बहुत बड़े पत्रकार, एडिटर, चेयरमैन है एन राम। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा परसों खुलासा किया है। 600 करोड़ का जहाज 1600 करोड़ में किसने खरीदा? अफसरों ने नहीं खरीदा। उस कंपनी से किसने बात करी? अफसरों ने बात नहीं करी। नरेंद्र मोदी जी ने खुद बैठ के उस जहाज वाली कंपनी से बात करी। ये चिट्ठी, ये फाइल का कागज है। ये फाइल का कागज है, रक्षा मंत्रालय की फाइल का कागज है। ये मैं नहीं दिखा रहा, एन राम जी ने परसों अखबार में निकाला है। इस कागज में लिखा हुआ है, रक्षा मंत्रालय के अफसर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप खुद उन अफसरों, उन जहाज बनाने वाली कंपनी के अफसरों के साथ बैठ के बात मत करो। आप उस जहाज, क्या यह शोभा देता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उस कंपनी के अफसरों के साथ बैठ के जहाज की कीमत तय कर रहा है? तो ये 600 करोड़ को 1600 करोड़ देने की ये निर्णय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये निर्णय लिया दोस्तों। आज ये इस कागज से साबित हो गया। अफसरों की एक भी नहीं चली। अनिल अंबानी को ठेका देने का काम किसने किया?
हमारे देश की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसको खारिज करके अनिल अंबानी की कंपनी को ठेका देने का निर्णय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने खुद पर्सनली वो निर्णय लिया। दोस्तों, अब यह साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। आज इस मंच के जरिए अभी ममता दीदी ने बिल्कुल ठीक कहा, मीडिया वाले सारे डरे हुए हैं, कोई नहीं दिखाएगा, कोई नहीं छापेगा। केवल हिंदू वालों की थोड़ी हिम्मत हो रही है कि वो छाप रहे हैं, सलाम करते हैं मेनराम साहब को। नहीं तो 4 दिन अगर राफेल की सच्चाई ये मीडिया वाले दिखा दे, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इतना बड़ा घोटाला है ये आजाद देश का। दोस्तों, आज मैं इस मंच के जरिए मोदी जी से पूछना चाहता हूं, राफेल के अंदर 600 करोड़ का 1600 करोड़ में जहाज खरीदा आपने, कोई वो चाचा तो लगता नहीं था राफेल वाला। कुछ तो पैसा लिया होगा कि नहीं लिया होगा? या फ्री में दे दिया 1000 करोड़ रुपए हर जहाज पे? कुछ तो पैसे लिए होंगे। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, वो पैसे किसके अकाउंट में गए? आपके अकाउंट में गए? अमित शाह के अकाउंट में गए? बीजेपी के अकाउंट में गए? किसके अकाउंट में वो रिश्वत का पैसा गया? जो राफेल का 36 जहाज थे, हर जहाज में 1000 करोड़ रुपए, 36,000 करोड़ रुपए का फायदा जब आपने उस कंपनी को दिया तो उन्होंने 10%, 20%, 30% कुछ तो दिया होगा। कितना दिया होगा? कुछ तो दिया होगा। वो पैसा किस अकाउंट में गया? प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। दोस्तों, आज से 3 साल पहले इस देश के अंदर अचानक एक दिन शाम को 8 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान कर दिया नोटबंदी का, कि आज से इस देश के अंदर नोटबंदी होगी। 500 और 1000 के नोट आज के बाद नहीं चलेंगे। सारे अर्थशास्त्री, सारे इस देश के एक्सपर्ट्स, सब लोग कह रहे हैं कि इससे बुरा डिसीजन नहीं हो सकता था। एक चलती फिरती इकोनॉमी, चलते फिरता देश, हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, हजारों उद्योग धंधे बंद हो गए। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पिछली बार आपने एक 12वीं पास आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया, इस बार 12वीं पास को प्रधानमंत्री मत बनाना। एक किसी पढ़े लिखे आदमी को ढूंढ लेना, प्रधानमंत्री के पोजीशन के ऊपर एक पढ़ा लिखा आदमी हो तो ज्यादा अच्छा है। 12वीं पास आदमी को समझ नहीं होती कि वो किस चीज पे साइन कर रहा है और किस चीज पे नहीं कर रहा। दूसरी इनके साथ समस्या, ये किसी से कंसल्ट ही नहीं करते, ये केवल और केवल अपनी चलाते हैं। तो आज मैं देश के नागरिकों से यह भी अपील करना चाहता हूं, सोच समझ के वोट देना। आपके पेट पे लात मारी है, आपके बच्चों के पेट पे लात मारी है, आपके मुंह से निवाला छीना है इस आदमी ने। इस बार पढ़े लिखे आदमी को वोट देना, 12वीं पास को वोट मत देना। दोस्तों, पिछले 4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश का भाईचारा खराब किया है, हिंदू को मुसलमान से लड़ाया है, जाति और धर्म के नाम पे जिस तरह से इन दोनों ने इस देश के अंदर हर आदमी के अंदर जहर भरने की कोशिश की है, ये देश नहीं बचेगा। दोस्तों, आप सब लोगों से अपील है कि इस बार जब वोट डालने के लिए जाओ, हो सकता है आप में से कई सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से हो, लेकिन इस बार अपनी पार्टी को सामने मत रखना, इस बार अपने देश को सामने रखना। दोस्तों, अगर आपने दोबारा इनको, मोदी और अमित शाह को बना दिया, ये देश नहीं बचेगा, बाबा साहब अंबेडकर का संविधान नहीं बचेगा। दोस्तों, मैं एक बार सभी नेतागण को, जितने नेतागण आज इस मंच पे आए हैं, पूरे देश भर से इतने बड़े बड़े नेतागण हैं यहाँ पे, इन लोगों ने इतना समय निकाला है, पूरे देश भर से आए हैं ये लोग। इन लोगों के मन में चिंता है कि किसी भी तरह से कुछ भी करके अपने को, देश को बचाना है। मैं इन सभी नेताओं को सलाम करता हूं। मैं धन्यवाद नहीं करूंगा, क्योंकि हम सबका यही हम सबकी जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से देश को बचाना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।